जय भारत। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, उसी की ज़रूरत क्या पड़ती है, वो समझने के लिए हमको पहले एग्जिस्टिंग नंबर्स पहले समझ लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि एक कोई नंबर लाइन है ये, और इस नंबर लाइन के ऊपर कितने नंबर्स होते हैं। वैसे ये होता है जीरो यहाँ पे, और ये जीरो के आगे वाली साइड जो होती है वो होती है पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव नंबर साइड होती है। और जीरो के पीछे वाली साइड होती है नेगेटिव, बराबर। और इस नंबर लाइन के ऊपर सारे नंबर्स अवेलेबल है। ये नंबर इनफाइनाइट तक चले जाएगा इस साइड पे, और इस साइड पे चलेगा माइनस इनफाइनाइट तक। इस नंबर लाइन के ऊपर वन यहाँ पे होगा, टू यहाँ पे होगा, थ्री यहाँ पे होगा, फोर यहाँ पे कहीं होगा, माइनस वन यहाँ पे होगा, माइनस टू कहीं यहाँ पे होगा, माइनस थ्री कहीं यहाँ पे होगा। ये सारे नंबर्स अवेलेबल है। ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, बराबर। वन बाय टू भी अवेलेबल है, कहीं यहाँ पे वन बाय टू होगा, यहाँ पे थ्री बाय टू होगा, यहाँ पे जो भी नंबर मतलब इसके बीच के मतलब फ्रैक्शन में, मतलब जो भी पी बाई क्यू टाइप का जो भी नंबर है, वो सारे नंबर इसके इस नंबर लाइन के ऊपर हम लोग उसकी रिलेटिव पोजीशन हम लोग बोल सकते हैं। फिर कुछ नंबर जो होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, जैसे कि रूट टू है, फिर रूट थ्री है, फिर पाई है, फिर ई है। ये सारे इरेशनल नंबर्स है। इनकी पोजीशन भी इसके अंदर हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि रूट टू कितना होता है, 1.4 समथिंग। तो 1.4 समथिंग के ऊपर ऐसा हम लोग एक एम्प्टी होल दिखाएंगे, और ये वैल्यू ये रूट टू की है ऐसा बताएंगे। मतलब इसकी भी पोजीशन हम लोग इस नंबर लाइन के ऊपर बता सकते हैं। ठीक है। तो इस नंबर लाइन के ऊपर जितने भी आपने रियल नंबर्स पढ़ लिया ना अभी तक, जो भी पढ़ रहे थे, वो सारे नंबर्स जो है इस नंबर लाइन के ऊपर हम लोग दिखा सकते हैं। और इसका जो है एग्जैक्ट पोजीशन विथ रेस्पेक्टिव दूसरे नंबर्स, विथ रेस्पेक्टिव खुद का नंबर हम लोग बता सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है। लेकिन क्या मतलब, अच्छा इसमें इतने नंबर से काम लेकिन चला नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन, कुछ जो प्रॉब्लम्स आए थे ना, जैसे कि मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन है और इक्वस जीरो, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि इनिशियली क्या लग रहा था कि मुझे सिर्फ रियल नंबर से काम हो जाएगा, रियल नंबर से काम हो जाएगा, और इतने ही मतलब प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर जो भी प्रॉब्लम होगा उसका जो सोल्यूशन निकालेंगे हम लोग, तो बस ये रियल नंबर में से ही एक आंसर आ सकता है उसका, ऐसा इनिशियली लगता था। लेकिन आगे चल के जब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए, या फिर ऐसे कोई प्रॉब्लम आए जिनका सॉल्यूशन जो है इस रियल नंबर के अंदर नहीं आ रहा था, जैसे कि मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो है। अब इसमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू जब जब निकालेंगे तो कितना आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आ गई, माइनस वन आ गई। अब देखा जाए तो कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं हम लोग, उसका स्क्वायर करने के बाद, कोई भी रियल नंबर ले लो, उसका स्क्वायर करने के बाद ये नंबर एक तो जीरो होता है, या फिर जीरो से ज़्यादा होता है। कभी भी निगेटिव तो बनता ही नहीं है। ये नंबर कभी भी निगेटिव बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर एक रियल नंबर का स्क्वायर करने से हमेशा ये पॉजिटिव आता है या फिर जीरो आता है। बस यही चीज़ हम अभी तक देखते आ रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे इक्वेशंस आने के बाद अब ये जो डेफिनेशन है अब कम पड़ने लगी नंबर्स नंबर्स की। तो कुछ ऐसे भी नंबर्स एग्जिस्ट, मतलब इक्वेशन एग्जिस्ट है जिसका स्क्वायर करने के बाद माइनस वन आंसर आ रहा था, माइनस टू आंसर आ रहा था, ऐसा। तो ऐसे इक्वेशन को डील करने के लिए ये नंबर सिस्टम जो है सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए हमको एक नया नंबर इंट्रोड्यूस करना पड़ा। इसका नाम होता है आई। इसको बोलते हैं हम लोग आयोटा। ठीक है ना। और ये सर यूलर ने मतलब इसको डिफाइन किया था। वैसे आई का मतलब कितना होता है, आई का मतलब होता है रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है। रूट ऑफ माइनस वन ये होता है इसका वैल्यू। आई इक्वल्स होता है रूट ऑफ माइनस वन। तो आई की वैल्यू अगर रूट ऑफ माइनस वन है तो इसका स्क्वायर कर लो, कितना आ जाएगा, स्क्वायर करने से कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी, माइनस वन। तो यहाँ पे फिर अब ऐसे नंबर्स भी पिक्चर में आ गए जिसका स्क्वायर जो होता है वो माइनस वन होना चाहिए, मतलब निगेटिव जिसका स्क्वायर है वो सारे नंबर्स कैसे होंगे, वो इमेज आई के टर्म में लिखेंगे, आयोटा के टर्म में लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितना होगा, फिर ये एक्स की वैल्यू अगर निकालना है मुझे तो कितना आना चाहिए, प्लस और माइनस हो जाएगा रूट ऑफ माइनस वन। और रूट ऑफ माइनस वन किसकी वैल्यू है, ये तो आई के बराबर है। तो बस इस इक्वेशन का जो रूट बनेगा कौन सा बनेगा, प्लस और माइनस आई बनेगा। और आई क्या है, आयोटा है। और इस नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। क्यों इमेजिनरी नंबर बोल रहे हैं, क्योंकि अगर इसकी पोजीशन अगर मुझे बताना है इस नंबर लाइन के रेस्पेक्ट में, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी के बीच में आई कहाँ पे आएगा, अगर ये मुझे बताना है तो मैं इसकी पोजीशन नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव माइनस वन का वैल्यू कितना आएगा ये किसी को मालूम ही नहीं है। अगर इसकी वैल्यू अगर मिल जाती ना तो मैं ये मान लेते ये रूट ऑफ माइनस वन वन से बड़ा है या वन से छोटा है ये मालूम नहीं है, माइनस वन ये निगेटिव पॉजिटिव ये भी मालूम नहीं है, ये नंबर निगेटिव है या पॉजिटिव है वो भी मालूम नहीं, मतलब इसकी कोई आता पता है ही नहीं। इसका आता पता किसी को मालूम नहीं है, तो हम लोग इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसलिए ये जो नंबर होता है इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। मतलब ऐसी कोई एक वैल्यू तो है, एग्जिस्ट है, लेकिन इसका एग्जिस्टेंस कहाँ पे, नंबर लाइन के रेस्पेक्ट में वो कहाँ पे लाई करता है वो किसी को भी मालूम नहीं है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है। तो आज आ जाते हैं अभी हमारे डेफिनेशन के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली जेड से डिनोट किया जाता है।
मतलब जेड इस लेटर से डिनोट किया जाता है। और इसके अंदर होता है ए प्लस आई बी, मतलब इसका जो फॉर्मेट होता है ए प्लस आई बी होता है, मतलब कुछ रियल पार्ट और कुछ आयोटा के साथ जो नंबर मल्टीपल में आएगा। ठीक है, तो ये जो सिर्फ आयोटा के बिना लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ये होता है इसका रियल पार्ट। और ये जो आयोटा के साथ लिखा गया है इसको बोलते हैं हम लोग इसका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये होगा इसका इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इसका मतलब पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होगा, कुछ उसमें रियल पार्ट रहेगा और कुछ उसमें इमेजिनरी पार्ट रहेगा, ये पूरा मिला के क्या बन जाता है, ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसको रियल पार्ट को, इसके रियल पार्ट को डिनोट करने का सिंपल सा तरीका होता है आर ई ऑफ जेड, ऐसा लिखा जाता है रियल पार्ट को। और इसमें रियल पार्ट कौन है, ये है, तो इसको बोल देंगे हम लोग ऐसा। और इमेजिनरी पार्ट को इन शॉर्ट ऐसा आई एम लिखा जाता है, आई एम ऑफ जेड, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। कौन सा आएगा, यहाँ पे आएगा बी। ध्यान रखो यहाँ पे आई नहीं आएगा, आई तो कोई मतलब नंबर है ही नहीं, ये तो बस रूट ऑफ माइनस वन है, इसकी डेफिनेशन इतनी है। ये जो इमेजिनरी नंबर होता है, इमेजिनरी ऑफ जेड मतलब क्या, जो आई के मल्टीपल में नंबर है वो। और रियल ऑफ जेड मतलब क्या, जो सिंगल नंबर है वो। तो रियल ऑफ जेड मतलब ये, इमेजिनरी जेड ऑफ मतलब बी। ठीक है, ये वही लिखा है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर इज जनरली डिनोटेड बाय जेड एंड इज डिनोटेड एज जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी, वेयर ए is called real part of z and b is called imaginary part of z, और which is denoted by im of z, और ये real of z। सही है, ओके। अच्छा, ये एक बात समझ लो, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे लिखा है ना हमने z इक्वल्स टू ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसा लिखने से ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा। ये कॉमा बी, ये जो दो नंबर्स है, ये कॉमा बी जो है ये बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये कॉमा बी अगर बिलोंग्स टू आर नहीं है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बस ये रियल पार्ट होना, ये नंबर्स होना चाहिए। यहाँ पे कोई अभी दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए, नेस्टेड कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आना चाहिए भी। ये ए कॉमा बी क्या होना चाहिए, रियल टू बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, और जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी ऐसा नंबर होना चाहिए, और ये और बी हमेशा ही रियल नंबर्स होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब कुछ और डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी लिखा हुआ है, ये नंबर लिखा हुआ है इसे, ठीक है। और अगर इसमें से हो सकता है कि अभी ए एंड बी दोनों नंबर कैसे हैं, अगर ए एंड बी दोनों नंबर रियल नंबर्स है तो ये और बी है ना, तो अगर ए की वैल्यू अगर जीरो होती है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कैसा बन जाएगा, जेड इक्वल्स हो जाएगा आई टाइम्स ऑफ बी, ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस नंबर को बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये नंबर कैसा होता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें रियल पार्ट तो है ही नहीं। ठीक है, या फिर अगर बी की वैल्यू भी जीरो हो सकती है, किसी किसी नंबर में बी की वैल्यू जीरो हो सकती है, तो जेड कैसा बन जाएगा, सीधा सीधा ये बन जाएगा। ये मतलब क्या, ये तो रियल नंबर बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्योरली रियल नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई इमेजिनरी नंबर है ही नहीं, तो ये होगा प्योरली रियल नंबर। अगर समझो बी की वैल्यू नॉन जीरो है, बी अगर जीरो है नहीं, अब ये जीरो होने दो या फिर नहीं होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसे वाले केस में क्या बोलेंगे, हम इसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें तो इमेजिनरी पार्ट तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कौन सा, इमेजिनरी नंबर। इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये दो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो प्योरली रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि उसमें से आई बी वाला जो पार्ट है वो जीरो होना चाहिए, मतलब बी की वैल्यू जीरो होना चाहिए। आई तो जीरो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे आई तो जीरो हो ही नहीं सकता ना। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कॉमा बी जो होना चाहिए वो रियल नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये पार्ट जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, बी की वैल्यू जीरो हो सकती है। आई की वैल्यू तो जीरो है ही नहीं ना, आई की वैल्यू कितना है, रूट ऑफ माइनस वन है, वो तो जीरो के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब बी की वैल्यू अगर जीरो होगी तब जाके पार्ट निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे ये एक चीज़ आपको समझ में आ रही है कि आई को अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इसका आंसर जीरो आता है, भले आई की पोजीशन आपको मालूम नहीं है तो भी। आई कितना है वो आपको मालूम नहीं है, कि आई की वैल्यू कितना है एग्जैक्ट वो मालूम नहीं, लेकिन इसको जीरो से मल्टीप्लाई करने से आंसर कितना आ जाएगा, हमेशा जीरो आ जाएगा। सही है, ये वाला चीज़ शायद आगे चल के आपको कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है। आई रियल, क्योंकि आई कैसा है, इमेजिनरी नंबर है उसकी। ओके, तो ये कुछ नोट्स है, जैसे कि जो रियल नंबर है वो सबसे बड़ा सेट होता है, वैसे अभी तक जो भी हमने देखा था उससे उससे छोटा होता है रैशनल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स के बाद होल नंबर्स, होल नंबर्स के बाद नेचुरल नंबर्स, बराबर। अगर मुझे दिखाना ही है ये सेट पूरा तो मैं ऐसा दिखाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो क्या होगा, ये कोई सेट है, ये वाला इतना, ठीक है। इसके अंदर कौन से नंबर्स आएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे 1 2
3, फिर ये 4, फिर बाद में 5, ऐसे चलते जा रहा है कहाँ तक ये सारा सेट कौन सा है, ये है नेचुरल नंबर का, ठीक है ना, जिसमें काउंटिंग नंबर्स आते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने क्या किया कि इसमें एक जीरो ऐड कर दिया एक्स्ट्रा, इस नंबर में अगर जीरो ऐड कर लेता हूँ इसके बाद, तो ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, ये सारे नंबर्स होते हैं होल नंबर्स, ठीक है ना। मतलब अगर इन सबको अगर मैं ऐड कर दूँ, इन सारे नंबर्स को अगर मैं क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, तो ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे होल नंबर्स, ठीक है। तो ये सारा सेट जो होगा होल नंबर्स, मतलब ये जीरो प्लस नेचुरल नंबर, ये बन जाएगा कौन से नंबर्स, ये होगा होल नंबर। अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड कर दूं, कौन से, -1, -2, फिर -3, -4, ये सारे जब नंबर ऐड कर देता हूँ, तो ये सारे नंबर्स मिला के क्या बनेगा, ये बन जाएगा इंटीजर्स। ये पूरा सेट किसका बन जाएगा, ये बन जाएगा इंटीजर का, ठीक है। तो ये बन जाना चाहिए, सारे इंटीजर्स बनना चाहिए। इसको हम लोग जनरली आई से डिनोट करते हैं या फिर जेड से डिनोट करते हैं। ये सारा जो सेट होगा किसका होगा, इंटीजर्स का होगा। मतलब कि ऐसा 1 2 3 4 5 जीरो और -1 -2 -3 -4 ऐसे, ठीक है। अब यहाँ तक इतने सीन में अब क्या नहीं आया था, अब नहीं आया था फ्रैक्शनल नंबर्स, मतलब 1/2 नहीं आए, फिर 3/5 नहीं आए, या फिर -3/8 ऐसे नंबर्स नहीं है ना। जब ये नंबर इसमें आ जाएंगे तो ये पूरा जो सेट मिला के, ये सेट मिला के क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरा रैशनल नंबर का सेट। तो ये जो सेट बनेगा इतना कौन सा होगा, ये रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, जनरली क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू, सही है। अब इतने सफिशिएंट नंबर नहीं है, इसके बाद कौन से नंबर्स आएंगे, इसके बाद नंबर्स √2, √3, जिसको हम लोग p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, या फिर पाई, बाद में ई। ये सारे नंबर्स कौन से, इरेशनल नंबर है, इसको डिनोट कैसे करेंगे, क्यू बार से। अब ये जब नंबर इसमें ऐड करेंगे, तो ये जो नंबर होंगे, ये पूरे जो नंबर होंगे कौन से, ये हो जाएंगे हमारे पूरी नंबर सिस्टम हो जाएगी पूरी, मतलब पूरे रियल नंबर्स आ गए इसके अंदर। अब ये पूरे कैसे हो गए, रियल नंबर्स हो गए। तो इसको बोल देंगे हम लोग कि पूरी सिस्टम जो अब क्या हो गई, रियल नंबर सिस्टम हो गई है। इतने नंबर्स होते हैं वैसे इसमें, ठीक है। लेकिन लेकिन इतने भी नंबर सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि कुछ जो इक्वेशंस थे, जैसे मान लेते हैं x² + 1 = 0, जैसे अभी अभी देखा हमने, इसका जो सॉल्यूशन है x² = -1, इसका जो सॉल्यूशन यहाँ से जब x निकालेंगे, तो ये जो x है इस नंबर में, इस सिस्टम में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। इधर से कितना आ जाएगा, x जो आएगा प्लस और माइनस आएगा i, और i जो होता है √1, ये तो इसके अंदर नहीं है ना। तो ये जब नंबर इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो ये होगा, यहाँ पे i आ जाएगा। i की वैल्यू कितना है, √1 है। तो जब ये ऐड कर देंगे, तो ये रियल नंबर प्लस ये कॉम्प्लेक्स नंबर मिला के, ये इमेज नंबर मिला के क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा सेट, मतलब कौन सा, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये पूरा जो होगा बाहर से मिला के, ये बन जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो ये होगा सबसे बड़ा सेट कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो ये होती है नंबर सिस्टम, ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, सबसे 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 बड़ा सेट होगा, सबका सुपर सेट ऐसे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद अगर इसमें से अगर आई हटा देते हैं, तो ये बन जाएगा रियल नंबर्स। और रियल नंबर में से अगर इरेशनल नंबर हटा देते हैं, तो ये हो जाएंगे रैशनल नंबर्स। और रैशनल नंबर में से अगर फ्रैक्शनल नंबर हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीजर्स। और इंटीजर्स में से अगर निगेटिव वैल्यू अगर हटा देते हैं, तो हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर में से अगर जीरो हटा देता हूँ, तो ये होगा काउंटिंग नंबर, जो कि होता है जीरो, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम होती है एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ से इसमें से कौन से नंबर हम लोग दिखा सकते हैं नंबर लाइन के ऊपर, जो ये आई को छोड़ के जितने भी नंबर्स हैं ना, सारे नंबर जो है मैं नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकता हूँ, इस नंबर के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मुझे रिलेटिव पोजीशन भी पता चलेगी, उसका मैग्नीट्यूड भी पता चलेगा, उसका क्या मतलब साइन भी पता चलेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो के रेस्पेक्ट में कहाँ पे आएगा, वो सब कुछ पता चल जाएगा। बस ये जो आई नंबर है, ये सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा, उसकी पोजीशन कहाँ पे आएगी वो भी मुझे पता नहीं चलेगा, ठीक है। बाकी सारे जो चीज़ें हैं उसके बारे में मुझे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत आइडिया तो आ ही जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ रही है क्या चीज़, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हम लोग आगे बढ़े, ओके। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज़, तो यहाँ पे लिखा है जो n है ये सबसेट है किसका, w का, w जो है सबसेट है i का, i जो है सबसेट है q का, q जो सबसेट है r का, r जो सबसेट है c का। c क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, r रियल नंबर है, q रैशनल नंबर है, i इंटीजर है, w जो है होल नंबर है, और n जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है ना। तो ये अभी दिख रहा है यहाँ पे, एक बीच भी सबसे बीच वाला मतलब n है, ठीक है ना ऐसे।
ओके, जीरो इज द ओनली रियल नंबर विच इज़ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजनरी। ठीक है, जीरो कैसा है, जीरो मतलब कैसा होगा, ये जीरो को अगर मुझे लिख देना है तो मैं इसको ऐसे लिख दूंगा, जीरो प्लस जीरो आए। अगर मैं प्योरली रियल नंबर के हिसाब सोचूं, प्योरली रियल नंबर मतलब क्या होना चाहिए, बी की वैल्यू जीरो होना चाहिए। क्या इसमें बी की वैल्यू जीरो है क्या, हाँ बिल्कुल है, तो इसका मतलब प्योरली रियल भी हो गया। अब प्योरली इमेजिनरी नंबर के बारे में सोचूं तो ए की वैल्यू जीरो होना चाहिए उसके अंदर, तभी जाके वो प्योरली इमेजिनरी होता है। तो इसमें ए की वैल्यू भी जीरो है, इसका मतलब इसमें ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू जीरो है, दोनों भी जीरो है। इसका मतलब इसको अगर मैं प्योरली रियल नंबर बोलूँ तो भी चलेगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलूँ तो भी चलेगा। ठीक है, क्या ये इमेजिनरी नंबर है क्या, इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इमेजिनरी नंबर के लिए हमने बोला था कि बी की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, बी की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो है, मतलब ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, ये प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है, बट नॉट इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ओके। आई जो है ये इमेजिनरी यूनिट होता है, ये इमेजिनरी यूनिट है। और विच इज़, अच्छा ये सर यूलर ने इसको इंट्रोड्यूस किया था वैसे। देखो अब इसके बारे में देख लेते हैं, आई के बारे में क्या क्या होगा। देखो जब आई की वैल्यू कितना है वैसे, तो आई की वैल्यू होगी √(-1). ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आई का स्क्वायर कर दूँ कितना आ जाएगा, -1। जब आई का क्यूब कर दूँ, मैं आई का क्यूब करना है मतलब ये इसको लिख देंगे आई स्क्वायर इंटू हो जाएगा आई, तो कितना बन जाएगा ये, आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई का आई रहेगा, मतलब आई क्यूब की वैल्यू कितना होगी, -आई होगी। आई का पावर 4 जब करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, आई का पावर 4, इसको लिख देंगे हम आई का स्क्वायर और ये होगा आई का स्क्वायर। ठीक है, आई का स्क्वायर कितना, -1, फिर से आई का स्क्वायर कितना, वो भी -1, तो -1 इंटू -1 कितना होगा ये, +1, -1 इंटू -1 कितना होगा, +1। ठीक है, तो इसका मतलब आई की वैल्यू आई है, √(-1) है, आई स्क्वायर -1 होगा, आई क्यूब -आई होगा, और i⁴ कितना होगा, +1 होगा। ठीक है, अब अगर आई की पावर 5 देख लेते हैं, आई की पावर 5 करना है मुझे, कितना आ जाएगा ये तो हो जाएगा आई का पावर 4 इंटू आई लिख देंगे इसको, आई का पावर 4 कितना होगा, वो तो होगा 1, और आई इंटू हो जाएगा आई, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, आई आ गया ना। ठीक है, अब आई का पावर 6 कर दो, कितना आ जाएगा, इसको लिख देंगे हम लोग आई का पावर 4 इंटू लिख देंगे आई का स्क्वायर। अब आई का पावर 4 तो 1 होगा, आई स्क्वायर कितना होगा, -1 होगा, तो आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। क्या ये यही वैल्यू रिपीट कर रहा है क्या, देखो आई की वैल्यू √(-1), आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -आई, आई⁴ 1, और i⁵ फिर से आया आ गया, आई का पावर 6 फिर से -1 आ गया। क्या i⁻6 अगर -i आ गया, इसका मतलब क्या होगा, आई का पावर 7 जो है अगर माइनस आ जाता है, इसका मतलब ये रिपीटेड वैल्यूज आते जाएंगे, ठीक है ना। तो आई का पावर 4 लिख देंगे इसको और आई का क्यूब लिख देंगे, सीधी सी बात है, आई का पावर 4 तो 1 हो जाएगा, और इसमें से आई क्यूब की वैल्यू कितना आ जाएगी, -i आ जाएगी। इसका मतलब कितना आ गया, इसका आंसर -i आ गया। ठीक है, और आई का पावर जब 8 करना होगा तो आई का पावर 8 को लिख देंगे हम लोग आई का पावर 4 इंटू आई का पावर 4, ये भी वैल्यू 1 है, ये भी वैल्यू 1 है, इसका मतलब इस आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, इसका मतलब ये जो वैल्यूज़ है वही अभी ये रिपीट करने लगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा, अगर आई का इंटीग्रल पावर चाहिए मुझे, ठीक है ना, इंटीग्रल पावर ऑफ आई, इंटीग्रल पावर ऑफ आई ये अगर चाहिए, तो आई का पावर अगर मुझे n चाहिए, तो n क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा। ठीक है, देखो n अगर कैसा है, 4 है या फिर 8 है तो आंसर 1 आ रहा है, n 4 है और 8 है तो आंसर 1 आ रहा है। इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये 4n के मल्टीपल में अगर आई n होता है, मतलब कैसा, n जो है ये 4 के मल्टीपल में कोई भी एक नंबर अगर होता है, तो 4 के अगर नंबर होता है तो इसका आंसर हमेशा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही है, अगर n जो है 4k प्लस 1 मतलब 4 के मल्टीपल से ज़्यादा एक नंबर होता है, तो इसका आंसर सीधा सीधा आई के आई बराबर ही आएगा। और अगर n की वैल्यू कितना होना चाहिए, 4k और +2 होती है, n की वैल्यू कितना, 4k +2 होती है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमेशा -1 आएगा। और n की वैल्यू कितना आना चाहिए, 4k प्लस अगर 3 होती है, तो इस वाले केस में इसका आंसर कितना आ जाएगा, -i आ जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो बस ये रूल, ये जो है चीज़ें आपको यूज़ आएगी कहाँ पे, जो भी ये आई की पावर आती है उसको कन्वर्ट करना होगा, तो इसको यूज़ करके आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो उसको, ठीक है। ओके, तो ये हो गया इंटीग्रल पावर ऑफ आई, यहाँ पे लिखा भी है, आई का पावर 4n होता है तो आंसर 1 आएगा, आई का पावर 4n + 1 होता है तो आई आ जाएगा, और आई का पावर 4n + 2 आता है तो -i, आई का पावर 4n + 3 होता है तो -i बन जाएगा, n की वैल्यू अगर इंटीजर होती है तो, ठीक है। ओके, अब
ये देख लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सम ऑफ फर्स्ट फोर ith कंसेक्यूटिव पावर्स इज जीरो। मतलब सम ऑफ फोर लगातार अगर पावर करते जाते हैं हम लोग, आई का पावर 20 प्लस आई का पावर 21 प्लस आई का पावर 23 प्लस आई का पावर 24, इसका आंसर हमें जीरो आएगा। आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब आई प्लस आई रेस्ट 4, ये लगातार पावर से क्या है, तो इसका मतलब इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा। ऐसा ही नहीं, मतलब ये 1 से स्टार्ट होना चाहिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। आई का पावर कितने से स्टार्ट होने दो, अगर ये लगातार पावर्स है तो इसका आंसर हमेशा ही जीरो आएगा। कैसे, देखो देखो अगर मैं कोई भी एक नंबर ले रहा हूँ, लगातार चार टर्म्स, आई का पावर एम, ठीक है, फिर इसके बाद इसका पावर कितना, एम प्लस वन, तो ये दोनों लगातार हो गए। ओके, आई का पावर कितना, एम प्लस टू, फिर आई का पावर कितना, एम प्लस थ्री। क्या ये लगातार पावर जो है इसके लगातार चार कंसेक्यूटिव नंबर्स है क्या, बिल्कुल है, एम एम प्लस वन एम प्लस टू एम प्लस थ्री, ये लगातार नंबर्स है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये क्या बोल रहा है कि ये हमेशा जीरो आएगा। अगर चार लगातार टर्म्स होते हैं तो इसका आंसर हमेशा जीरो आता है। कैसे आता है, देखो इसमें से एम का पावर एम, आई का पावर एम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे तो बचेगा वन, यहाँ से बचेगा आई, यहाँ से बचेगा आई स्क्वायर और यहाँ से बचेगा आई क्यूब। ठीक है, तो देख लो ये आई का पावर एम पता नहीं कितना होगा ये, लेकिन ये वन का वन रहेगा, ये आई भी तो आई रहेगा, आई स्क्वायर कितना होगा माइनस वन, आई क्यूब कितना होगा माइनस आई। दिख रहा है आपको, ये वन माइनस वन कैंसिल, आई माइनस आई कैंसिल, जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, आई का पावर एम इंटू हो जाएगा जीरो, तो आंसर कितना आ गया, टोटल आ गया जीरो। सही है, तो इसका आंसर आएगा जीरो ऐसे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ो। अब इसके बाद क्या लिखा है इसने, ओके, रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी, इसको रूट ऑफ ए बी लिखने के लिए रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी, इसको इस दोनों को रूट, ये रूट ऑफ ए रूट ऑफ बी को इन दोनों को एक रूट में लिखने के लिए इस ए बी में से कम एक तो भी नंबर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। ए और बी में से कम एक तो भी नंबर नॉन निगेटिव होना चाहिए। मतलब क्या बोल रहा है ये देख लो, अगर समझो इसने ऐसा लिख दिया, रूट ऑफ कितना है माइनस टू है और रूट ऑफ माइनस थ्री है, रूट ऑफ माइनस टू है रूट ऑफ माइनस थ्री है, अगर मैं इन दोनों को एक ही साथ में लिखता हूँ माइनस टू और ये माइनस थ्री, देखो क्या होगा, ये होगा रूट ऑफ सिक्स। सही है, अगर रूट ऑफ सिक्स होगा ये, तो रूट ऑफ सिक्स कितना होता है, ये तो पॉजिटिव नंबर बन गया ना। लेकिन एक्चुअल एक्चुअल क्या है, देखो ये जब रूट ऑफ माइनस टू है इसको तो हम लोग लिखेंगे कैसा, ये लिखेंगे रूट टू इंटू लिखेंगे रूट ऑफ माइनस वन, और इधर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे माइनस रूट रूट थ्री इंटू लिखेंगे माइनस ऑफ रूट वन। तो ये क्या होगा, ये तो आई के बराबर है, तो ये होगा रूट ऑफ आई, और इधर से कितना आएगा, रूट ऑफ थ्री इंटू आई होगा, मतलब कितना हो गया, ये रूट टू इंटू रूट थ्री तो होगा सिक्स, और आई इंटू आई, आई स्क्वायर कितना होगा माइनस वन। तो इसका इधर से आंसर रूट सिक्स आ रहा है, माइनस रूट सिक्स आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है प्लस रूट सिक्स आ रहा है, तो गलत हो गया ना। सही है, तो इसको ऐसा एक ही रूट में लिखने के लिए, एक ही घर में लेके जाने के लिए इन दोनों में से एक का तो भी साइन क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब कितना, जीरो चलेगा या फिर पॉजिटिव चलेगा। सही है, जीरो चलेगा या फिर पॉजिटिव चलेगा, तब जाके हम लोग इसको दोनों को एक ही रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही है आपको बात, चलो ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे वही लिखा है, फॉर एनी पॉजिटिव रियल नंबर्स ये वी हैव माइनस रूट ऑफ माइनस ये होता है तो क्या लिखेंगे माइनस वन और इंटू रूट ए लिख देंगे। अब इसको सेपरेट करना वो वैलिड है, तो रूट ऑफ माइनस वन इंटू रूट ऑफ ये होगा, तो ये रूट ऑफ माइनस वन कितना होगा, आई आई इंटू रूट ऑफ ये होगा, इसको हम लोग आई इंटू रूट ऑफ ए लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ बी अगर होता है तो इसको ऐसा लिखने के लिए, रूट ऑफ ए भी लिखने के लिए एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज़ नॉन नेगेटिव, ये दोनों में से एक तो भी कम से कम क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके हम लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर बोथ अगर नेगेटिव होते हैं, अगर दोनों नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, फिर ये जो माइनस बाहर आ रहा था ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस बाहर आ रहा था तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। अगर दोनों दोनों नेगेटिव है तो तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, नेगेटिव बाहर निकाल देना पड़ेगा इसमें से, और रूट ऑफ मॉड ये मॉड मॉड बी, क्योंकि नेगेटिव बाहर निकलेगा तो ये सिर्फ अंदर अभी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, ओके, ये थर्ड प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन इक्वेलिटी के अंदर हम लोग मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की इन इक्वेलिटी हम लोग कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ए प्लस आई बी ग्रेटर देन सी प्लस आई डी होने के लिए पहले तो ए प्लस आई बी कहाँ पे है वो देखना पड़ेगा ना। देखो नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि नंबर लाइन सिस्टम है। अब अगर मुझे दो और तीन कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा देखना है, अब माइनस वन छोटा, माइनस वन और टू के बीच में कौन बड़ा है कौन छोटा है कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग,
तो नंबर सिस्टम के अंदर जितना राइट साइड के ऊपर नंबर होगा, जितना राइट साइड के नंबर होगा उतना उसका मैग्नीट्यूड बढ़ते जाता है। ठीक है, तो -1 और 2 के बीच में मैं देख लूँगा कि कौन सबसे राइट साइड पे है। तो 2 जो है -1 के राइट साइड पे है, इसका मतलब 2 जो होगा वो -1 से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हम लोग रिलेशन किसके हिसाब से लगा रहे हैं, इस नंबर लाइन के हिसाब से लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये नंबर लाइन हमेशा इंक्रीजिंग करती जाती है। ठीक है ना। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये जो चीज़ है अभी, अगर अगर मुझे इन दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन करना है ए प्लस आई बी और सी प्लस आई डी के बारे में, तो मुझे ए प्लस आई बी कहाँ पे नंबर होगा और सी प्लस आई डी कहाँ पे नंबर है, ये मुझे पता करना पड़ेगा ना। अगर ए प्लस आई बी का मुझे एग्जैक्ट पोजीशन ही मालूम नहीं है तो इन दोनों के बीच में कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, ए प्लस आई बी को हम लोग नंबर लाइन के ऊपर डिनोट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आई की वैल्यू कितना है वो किसी को मालूम नहीं है। रूट ऑफ -1 कितना है ये नंबर लाइन के रेस्पेक्ट में कहाँ पे आएगा रूट ऑफ -1, ये कहीं पे भी मालूम नहीं है अपने को। इसलिए हम लोग इस नंबर लाइन के ऊपर ए प्लस आई बी को डिनोट कर ही नहीं सकते। अगर ए प्लस आई बी को डिनोट नहीं करे तो इस बाकी सी प्लस आई डी को भी डिनोट नहीं कर सकते। इसका मतलब इन दोनों की कम रिलेटिव पोजिशन हम लोग बोल ही नहीं सकते। अगर रिलेटिव पोजिशन बोल ही नहीं सकते हैं तो इनके बीच में इनइक्वालिटी लगाना बेवकूफ़ी होगी, बराबर कुछ काम ही नहीं है ना। क्योंकि इसका वैल्यू मालूम नहीं अपने को, इसका वैल्यू मालूम है, तो इसके इनइक्वालिटी डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, कब बनेगा इनइक्वालिटी डिस्कस करने का? जब इसमें से इमेजिनरी पार्ट जो है, मतलब ये आई डी और आई बी अगर ये नहीं होता है, मतलब बी की वैल्यू जीरो होगी और डी की वैल्यू अगर जीरो होती है तो क्या होगा फिर? सिर्फ यहाँ पे ये बचेगा, यहाँ पे सिर्फ बी सी बचेगा और ये और सी क्या बन गए? रियल नंबर्स बन गए। और उस वाले केस में हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब ये ज़्यादा है या सी ज़्यादा है। ठीक है, तब जाके हम लोग इनइक्वालिटी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर ये पूरा नंबर अगर ऐसा लिखा जाता है ए प्लस आई बी और ये माइनस सी प्लस आई डी, तो उसमें हम लोग इनइक्वालिटी चेक कर ही नहीं सकते। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, एक और रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर रियल नंबर्स की बात करते हैं हम लोग, अगर ए एंड बी कैसा होता है, ए एंड बी अगर रियल नंबर्स होते हैं और इनका जब स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका आंसर अगर जीरो आ जा, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर कितना है? जीरो है। तो ए एंड बी क्या होगा अगर ये किसी ने बोला? ठीक है, ए एंड बी क्या होगा ये अगर किसी ने बोला, तो देखो, जब ये रियल नंबर होगा तो इसका स्क्वायर कितना आएगा? स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल जीरो आएगा। बी स्क्वायर कितना आएगा? वो भी ग्रेटर देन और इक्वल जीरो आएगा। अब ए स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल जीरो है, बी स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल जीरो है, तो इसका मतलब दोनों का अगर एडिशन अगर जीरो है तो इसका एडिशन कब जीरो आ सकता था? जब इसका अमाउंट अगर कुछ प्लस एक्स है तो इसका अमाउंट माइनस एक्स आना चाहिए था, लेकिन इसमें तो माइनस आने का चांस है ही नहीं ना। ठीक है, अगर इसका आंसर वन आ जाता है तो इसका -1 होना चाहिए और ये निगेटिव होने का चांस नहीं है, तो इसका मतलब फिर भी अगर इसका आंसर जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर और इसका आंसर दोनों का भी जीरो होना चाहिए। ठीक है, दोनों का भी आंसर जीरो होना चाहिए, मतलब ए इक्वल्स टू जीरो होगा एंड बी इक्वल्स टू जीरो होगा। ये दोनों के दोनों कैसे होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। समझ में आ रही क्या आपको बात? तब जाके ऐसा होगा कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जब रियल नंबर्स होंगे ना, ए एंड बी अगर रियल नंबर्स है तब जाके दोनों का स्क्वायर की जो एडिशन है अगर जीरो हो जाती है तब जाके क्या होना चाहिए? ए और बी दोनों के दोनों जीरो होने चाहिए। सही है, ओके। ऐसा लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ज़रूरी नहीं है। मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, अगर इसका आंसर अगर जीरो आ रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब Z1 भी जीरो हो जाए एंड Z2 भी जीरो हो जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। Z1 Z2 जीरो नहीं है तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसका आंसर जीरो ला सकते हैं। कैसे? देखो, Z1 कितना हो गया? मान लेता हूँ वन है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है वैसे, क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है? वो जीरो है। और यहाँ पे ले लिया हमने आई, Z2 को ले लिया आई। अब जब दोनों की जब स्क्वेयरिंग और एडिशन कर लेते हैं ना तो ये तो हो जाएगा वन। आई स्क्वायर कितना होता है? -1 होता है, तो दोनों की एडिशन कितना हो गई? जीरो हो गई ना। ठीक है, तो जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर में जब स्क्वेयरिंग करके एडिशन कर लेते तो ये Z1 Z2 जीरो होने की जरूरत नहीं है। ये यही समझा रहा है ये। ठीक है, देखो क्या लिखा है इसने, ये ना रियल नंबर सिस्टम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल जीरो होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इक्वल जीरो और बी इक्वल जीरो होता है। बट इफ Z1 Z2 और कॉम्प्लेक्स नंबर देन Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर कितना होना चाहिए? जीरो अगर होता है तो डज नॉट इम्प्लाई Z1 Z2 इक्वल्स टू जीरो। दोनों जीरो होना जरूरी नहीं है। इसका एग्जांपल उसने बोला भी, Z1 कितना है? वन प्लस आई है, और Z2 कितना है? वन माइनस आई है, तो भी इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आ जाएगा, जबकि ये क्या नहीं है? नो जीरो नंबर्स नहीं है तो भी। ठीक है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो देन एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी जीरो, सेम एज इन केस ऑफ रियल नंबर्स। मतलब क्या?
यहाँ पे तो डिफरेंट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर जीरो होता है रियल नंबर में, दोनों के दोनों जीरो होना चाहिए, ये तो बराबर चल रहा है। और जेड वन स्क्वायर प्लस जेड टू स्क्वायर अगर दोनों के दोनों कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जाके उसमें स्क्वेयरिंग की एडिशन अगर जीरो है, स्क्वायर करके एडिशन अगर जीरो लिख दिया तो इसका मतलब दोनों भी नंबर जीरो होने की जरूरत नहीं है, नॉन जीरो नंबर के लिए भी पॉसिबल है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर ए इंटू बी इस नंबर की बात करते हैं और दोनों का प्रोडक्ट कितना है जीरो है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कम से कम एक तो भी नंबर इसमें से जीरो होना चाहिए, तब जाके दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। सिमिलरली जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते हैं तो इसमें भी वही सीन है कि कम से कम दोनों में से एक तो भी नंबर जीरो होना चाहिए, तभी जाके इसका प्रोडक्ट जो आएगा वो क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए, ठीक है। जैसे रियल नंबर में है वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ओके, अब अलजेब्रिक ऑपरेशन देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का अलजेब्रा देख लेते हैं। अब एडिशन कैसे करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन कैसे करते हैं, तो वही मतलब इसको डायरेक्ट ऐसे पॉलिनोमियल मान के चलो, आई को कुछ एक्स मान के चलो। पॉलिनोमियल जैसे होते हैं ना, ये अलजेब्रिक हमने एक्सप्रेशन सॉल्व किया होगा, एक्स प्लस वाई प्लस टू एक्स प्लस थ्री वाई, तो एक्स एक्स के टर्म में ऐड करते थे, वाई वाई के टर्म में ऐड करते थे ना, वैसी टाइप का, ठीक है ना। ये आई को कुछ एक्स मान के चलो, तो जब इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का एडिशन करना है तो क्या होगा, इसके साथ आई नहीं है और इस साथ आई नहीं है तो इन दोनों का एडिशन होगा, और इस साथ आई है और इसके साथ आई है तो आई कॉमन लो, इन दोनों का एडिशन कर लो, बस यही तो एडिशन है इसका, ठीक है। सब्ट्रैक्शन सेम वे, ये ए माइनस सी होगा और बी माइनस डी होगा, ये होगा इसका सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन भी सेम ही हो, जैसे हम लोग कॉम अलजेब्रा में करते हैं, ये इंटू सी, इसमें कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है इसलिए ए सी हो गया, ये इंटू डी इसमें आई आएगा इसलिए आई के साथ ए डी लिख दिया, फिर बी इंटू सी इसमें भी आई आएगा तो इसलिए दोनों में से आई कॉमन ले लिया। क्या कर रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है आपको, ए प्लस बी आई या फिर आई बी सी प्लस आई डी, ठीक है ना। इन दोनों का प्रोडक्ट करना है, मतलब पहले ए के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, ए सी प्लस हो जाएगा आई टाइम्स हो जाएगा कितना, ए डी, प्लस अब आई बी के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा, आई टाइम्स हो जाएगा बी सी, प्लस हो जाएगा कितना, आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो जाएगा और होगा बी डी। आई स्क्वायर की वैल्यू कितना होती है, -1, तो यहाँ पे तो आई बचा ही नहीं ना, तो इसको और इसको कांस्टेंट, ये तो हो जाएगा कांस्टेंट, ए सी माइनस हो जाएगा बी डी, ठीक है। और इसमें से जब आई कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, ये होगा बी सी और यहाँ से कितना हो जाएगा ये डी, तो ऐसा कुछ नंबर बनेगा ना, ये होगा इसका प्रोडक्ट, चाहिए, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, डिवीजन कैसे करेंगे, डिवीजन करना मतलब नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हटा देना, नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको हटा देना मतलब होता है उसका डिवीजन करना, ठीक है ना। तो डिवीजन करने के लिए क्या करोगे कि हमेशा जो सी प्लस आई डी लिखा है ना नीचे, जो भी नंबर लिखा जाता है उसके अपोजिट साइड से, उसके अपोजिट साइन से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो जैसे कि सी प्लस आई डी लिखा हुआ है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो सी माइनस आई डी से, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से क्या होगा, ये प्लस बी और ये माइनस बी बन जाएगा, तो ये स्क्वायर प्लस बी, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। तो नीचे से क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हट जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, ऊपर लिखा है ए प्लस बी और नीचे लिखा है सी प्लस आई डी। अगर मुझे इसका डिवीजन करना है, डिवीजन करना है मतलब नीचे से जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उस टर्म को यहाँ से हटा देना, तो सी माइनस हो जाएगा आई डी, ठीक है। तो ये प्लस बी ये माइनस बी, तो इसको क्या करेंगे फिर, तो कर लो मल्टीप्लाई, तो नीचे कितना होगा, अंडर रूट ये प्लस बी ये माइनस बी मतलब हो जाएगा सी स्क्वायर और हो जाएगा आई स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये होगा डी स्क्वायर। अब ऊपर क्या है, ये प्लस आई बी है, ये प्लस आई बी और कितना हो जाएगा, सी माइनस आई डी है, तो बस उसका प्रोडक्ट कर लो जैसे कि प्रोडक्ट यहाँ पे किया था हमने, और यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर तो कांस्टेंट बन गया, तो ये कांस्टेंट इमेजिनरी टर्म को दे दो, ये कांस्टेंट रियल टर्म को दे दो, तो बस इस टाइप का कुछ डिवीजन बन जाएगा ये, ठीक है, इस टाइप का डिवीजन बन जाएगा, मतलब ऐसा होगा फॉर्मेट जो होगा इसका ऐसा आएगा, ठीक है। अच्छा, ये होने के लिए ऑब्वियस है कि सी और डी नॉन जीरो होना चाहिए, अगर सी और डी अगर जीरो हो गए तो समथिंग डिवाइड बाई जीरो तो डिफाइन करेगा नहीं, ठीक। ओके, अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। आई का पावर 135 कितना होगा, आई का पावर 135, तो हमको क्या करना है कि ये कौन से टाइप का नंबर है वो देखना है कि ये 4n टाइप का नंबर है या फिर 4n+1 टाइप का नंबर है, 4n+2 टाइप का नंबर है या फिर 4n+3 टाइप का नंबर है। तो अगर 4n टाइप का नंबर होगा तो आई का पावर 4n 1 होता है, आई का पावर 4n+2 टाइप का नंबर होता है तो कितना होगा, वो तो होगा 1 आई होगा, आई का पावर 4n+2 होगा तो -1, और आई का पावर 4n+3 होता तो हो जाएगा -i। तो बस आपको ढूंढना है ये जो 135 है वो किस टाइप का नंबर है, ठीक है ना। ओके, तो 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं, तो 4 से डिवाइड कब होगा ये, अगर ये 32 होता तो यहाँ पे अगर, क्योंकि 4 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है क्या होती है, लास्ट के दो नंबर्स अगर 4 से डिविजिबल है
तो इसका मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा। और ये तो डिजिट्स 35 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल होने के लिए एक तो होना चाहिए था ये 32 या फिर होना चाहिए 36, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो नंबर है कैसा है, ये 32+3 टाइप का नंबर है, क्योंकि 32 के बाद ये 3 नंबर्स एक्स्ट्रा है इसके अंदर। तो इसको मतलब ऐसा लिखेंगे हम लोग, ये 4n प्लस हो जाएगा 3। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है आपको तो डायरेक्ट प्रॉपरली आप करके देख लो इसको, कैसे 4 से डिवाइड कर लिया तो कितना हो जाएगा 4 3 ज़ा, फिर बाद में कितना बच गया 1, तो 4 3 ज़ा, फिर बच गया कितना, बच गया कितना 3 बच गए, तो 33+3 ऐसा बन जाएगा ना। तो मतलब 4n+3 टाइप का नंबर है ये, 4n 33 इंटू 4 ऐसा होगा, +3 होगा ऐसा, ठीक है। तो देख लो फिर आई का पावर 4n+3 मतलब ये नंबर इस टाइप का नंबर है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो आई का पावर 4n तो हो जाएगा 1, और आई क्यूब कितना होता है -i होता है, बस यही आंसर आ जाएगा किसका, इस पहले वाले का। सेकेंड वाला देख लो, सेकेंड वाले में कितना लिखा है, ये माइनस लिखा हुआ है और रूट ऑफ -1 है, तो इसका मतलब ये आई बनेगा, सही है ना। ये माइनस का माइनस और ये रूट ऑफ -1 मतलब आई होगा, तो इसका पावर कितना होगा, इसका पावर हो जाएगा 4n प्लस होगा 3, सही है। तो आई का पावर 4n माइनस आई का पावर 4n, तो ये पावर तो वैसे भी इवन है, ये पावर वैसे भी इवन है, चलो इसको तो ऐसा लिखेंगे ना, आई का पावर कितना होगा 4n और इंटू कितना होगा माइनस आई का पावर कितना हो जाएगा 3। तो ये तो वैसे भी 1 होगा क्योंकि पावर इवन है, आई का पावर 4n कितना होता है 1 होता है, तो माइनस आई का पावर 3 कितना होगा, ये माइनस आई क्यूब होगा, और आई क्यूब कितना होता है -i, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा आई, तो इसका आंसर तो आई आ गया, सही है। ओके आगे वाला, ये कितना है, ये है 20 रूट ऑफ 25 माइनस रूट ऑफ -25, तो इसको लिख देंगे 5 टाइम्स ऑफ आई बराबर है क्या। फिर इसके बाद कितना होगा, ये प्लस यहाँ पे आएगा 3 और ये √4 है, तो इसका मतलब 2 बाहर आएगा, तो 6 टाइम्स आई बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा 6 टाइम्स आई फिर से, क्योंकि ये कितना आ जाएगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, तो 6 6 और ये 5 कितना हो गया देख लो, ये 79 बन जाएगा, सीधी सी बात है ये। ओके आगे बढ़ो। ओके यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आई का पावर n है, आई का पावर n+1 है, आई का पावर n+2 है, आई का पावर n+3 है, आंसर कितना 0। n अगर नेचुरल नंबर है तो n नेचुरल नंबर ही होना चाहिए वैसे भी, तो इसका आंसर 0 होगा, क्यों, क्योंकि ये लगातार 4 टर्म्स है ना, आई का पावर n, आई का पावर n+1, आई का पावर n+2, आई का पावर n+3, तो लगातार 4 टर्म का जो एडिशन होता है वो तो 0 होता है। कैसे, जब आई का पावर n बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा आई, यहाँ पे बचेगा आई स्क्वेयर और यहाँ पे बचेगा आई क्यूब, ठीक है। तो इसका तो आंसर आएगा -1 और इसका आंसर आएगा -i, तो ये -1 +1 और प्लस आई माइनस आई कैंसिल होगा, तो ये तो 0 बन गया, 0 इंटू समथिंग तो 0 होता है हमेशा, सही है। आगे बढ़ो, अब ये वाला प्रॉब्लम देखो, अब बाकी जो है चीज़ें अब सीरीज़ वगैरह बन जाएगी शायद, तो सीरीज़ सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1 + i² i⁴ i⁶ ऐसा चलते चलते जा रहा है कहाँ तक, i⁴2n तक। और देखा जाए तो क्या है ये कितने टर्म्स है इसके अंदर देख लो, आई का पावर 0 से लेकर आई का पावर 2n तक जा रहा है, और कैसा है डिफरेंस कितना है आई स्क्वेयर का है, मतलब ये जीपी है और रेशियो कितना है आई स्क्वेयर है बराबर, जीपी है और रेशियो कितना है आई स्क्वेयर है बराबर ना। ओके और बाद में फर्स्ट टर्म कितना है इसके अंदर 1 है, तो समेशन कितना होता है, एस एन कितना होता है, ये टाइम्स 1 माइनस r⁴n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, ऐसा होता है ना। ये किसका समेशन है, जीपी का समेशन, ठीक है, जिसका रेशियो r है और फर्स्ट टर्म ये है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, 1 माइनस r, r कितना है आई स्क्वेयर है, और कितने टर्म्स है देखो, आई का पावर 0 से लेकर आई का पावर 2n तक, ठीक है, कितने हैं n+1 टर्म्स है शायद, देखो ना, क्योंकि ये आई का पावर 2 इंटू 1, आई का पावर 2 इंटू 2, आई का पावर 2 इंटू 3, ऐसा इतने टर्म्स कितने हो गए, ये जो टर्म्स है वो तो हो जाएंगे कितने n टर्म्स, और ये एक्स्ट्रा यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब n+1 टर्म्स है टोटल, तो n+1 डिवाइड बाय कितना आना चाहिए, आई माइनस हो जाएगा आई स्क्वेयर, 1 माइनस हो जाएगा आई स्क्वेयर, सही है। सॉल्व कर लो, अब इसको कितना होगा, आई स्क्वेयर जो होगा, आई स्क्वेयर कितना होता है, आई स्क्वेयर होता है -1, तो 1 माइनस कितना आएगा ये -1, सही है, और इसका पावर कितना है n+1 है, डिवाइड बाय यहाँ पे कितना आएगा 1 माइनस आई स्क्वेयर कितना होगा -1 होगा, सही है। तो सॉल्व कर लो कितना आ रहा है ये हो जाएगा ऊपर 1, और ये -1 का पावर n+1 कितना होता है
माइनस तो बाहर आ जाएगा, तो 1 प्लस हो जाएगा ये 1, क्योंकि 1 का पावर कितना ही करो 1 नहीं आंसर आएगा, और नीचे आएगा 2, तो आंसर कितना आना चाहिए 2/2 मतलब 1। तो सही है, 1 आंसर आएगा। इसको तो ऐसे भी कर सकते थे हम लोग, देखो आई स्क्वायर कितना होता है, आई स्क्वायर होता है -1, आई रेस्ट 4 कितना होता है +1, आई रेस्ट 6 कितना होता है -1, आई रेस्ट 8 कितना आएगा, वो तो आएगा +1। तो आई का पावर 2n कितना आएगा, वैसे आई का पावर 2n कितना आना चाहिए, देख लो इसके रिस्पेक्ट में कितना आएगा। ठीक है, तो ये टर्म -1 है +1 है, -1 है +1 है, कैंसिल होते जाएगा ना इसे। सही है, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक पूरे टर्म्स इवन टर्म्स है ना, 2 से लेकर 2n तक कैसे होगा, इवन टर्म्स है। इसका मतलब हर एक के दो दो पेयर्स बनेंगे, तो इस ये जो टर्म है इससे पहले वाले से कैंसिल होगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कुछ ये प्रॉब्लम है, शो दैट द पॉलिनोमियल x का पावर 4p प्लस x का पावर 4q प्लस 1, x का पावर 4r प्लस 2 और x का पावर 4s प्लस 3 इज डिविजिबल बाय x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 वेयर p q r s क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो अपने को कोई लेना देना नहीं है, ये जो पॉलिनोमियल है, तो मैं पहले तो ये p ऑफ x बोल देता हूँ इसको, और ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, कितना x का पावर हो जाएगा 4p प्लस x का पावर हो जाएगा कितना 4q प्लस होगा 1 प्लस x का पावर 4r प्लस होगा 2 प्लस हो जाएगा x का पावर 4s प्लस होगा 3। ठीक है, ये 45 नहीं है 4s है। ठीक है, अब अगर ये जो पॉलिनोमियल है इसका अगर फैक्टर ये टर्म है, मतलब ये इससे अगर ये डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब इसके जितने भी फैक्टर्स बनेंगे ना वो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए, सीधी सी बात है। इसके जितने फैक्टर्स बनेंगे वो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। कैसे, देखो अगर यहाँ पे 24 है और ये 12 से डिविजिबल है ऐसा बोला है, तो ये 12 से डिविजिबल है, क्यों डिविजिबल है, क्योंकि इसके जो फैक्टर बनेंगे कौन से 3 बनेगा, 2 बनेगा और 2 बनेगा ना, तो 3 से भी ये डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है, इसलिए क्या होगा कि जो 24 है 12 से डिविजिबल बनेगा। मतलब अगर एक तो क्या करो तुम लोग, 12 से डिविजिबल है बताना है मुझे 24 को, तो क्या करना पड़ेगा, एक तो डायरेक्ट 12 से डिवाइड करके देख लो और रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या देख लो, या फिर क्या करो कि 12 के फैक्टर्स बना लो, प्राइम फैक्टर्स बना लो, और वो प्राइम फैक्टर से नंबर, पूरे प्राइम फैक्टर से नंबर जो है डिविजिबल है क्या देखना पड़ेगा। अगर इसके पूरे फैक्टर से अगर ये डिविजिबल बन रहा है ना, तो क्या होगा, ये हमेशा डिविजिबल बनेगा। जैसे कि मतलब 24/15 है, अब ये 24 जो है 15 से डिविजिबल है क्या, तो अगर 15 से डिवाइड नहीं करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके प्राइम फैक्टर से डिवाइड करूँगा। ये 3 से तो डिविजिबल हो गया, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं हुआ ना, इसका मतलब क्या होगा कि 15 से ये 24 जो है डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो यही लॉजिक हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, क्योंकि इतने बड़े एक्सप्रेशन से हम लोग इसको डिवाइड नहीं करेंगे, तो सीधा सीधा हम लोग इसके फैक्टर्स बना लेंगे, किसके, ये x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1 के फैक्टर बना देंगे। कैसे फैक्टर बनेंगे देखो, तो इसमें से तो x² कॉमन दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे बच गया कितना x प्लस 1, और इसमें भी +1 निकाल दिया बाहर, तो x प्लस 1 यहाँ पे बचेगा। ठीक है, तो देखो क्या बन गया, एक तो बन गया x प्लस 1 एक फैक्टर, और दूसरा बन जाएगा कौन सा, x² प्लस 1 बन गया। ठीक है, तो दो फैक्टर बन गए, कौन से, x इक्वल्स टू -1 बनेगा, और यहाँ पे x² प्लस 1 इक्वल 0, तो x² की वैल्यू कितना आ जाएगी फिर, प्लस और माइनस हो जाएगा √(-1). ठीक है, तो इसका मतलब x कितना आएगा, प्लस और माइनस आ जाएगा। तो 3 फैक्टर्स आ गए, कौन से आ गए, एक आ गया -1, एक आ गया प्लस आए, एक आ गया माइनस आए। सही है, तो क्या करना पड़ेगा, अगर ये जो पॉलिनोमियल है इससे अगर डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये x-1 से डिवाइड, x+1 से भी डिविजन होना चाहिए, इसका मतलब x इक्वल्स टू -1 इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। तो -1 का पावर कितना 4p, और इधर कितना आएगा -1 का पावर 4q प्लस हो जाएगा 1 प्लस -1 का पावर कितना होगा 4r प्लस 2, और यहाँ पे -1 का पावर कितना 4s प्लस हो जाएगा 3। ये 4p तो होगा कितना 1, ये कितना होगा -1, ये होगा +1, ये होगा -1, तो आंसर 0 आया ना। सही है, अब आई रख के देख लेते हैं। आई रखने से क्या होगा, आई रखने से यहाँ पे ये लगातार 4 टर्म्स बनेंगे, या फिर आई का पावर 4p कितना होगा 1 होगा, आई का पावर 4 प्लस 1 कितना होगा आई हो जाएगा। मतलब ये तो डिविजिबल हो गया -1, अब क्या करोगे आई की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू रखने से कितना आएगा, आई का पावर 4p बनेगा ये, प्लस आई का पावर कितना होगा 4q प्लस 1, प्लस हो जाएगा आई का पावर 4r प्लस हो जाएगा 2, और आई का पावर कितना हो जाएगा 4r प्लस हो जाएगा 3। सही है, तो ये तो वैल्यू हो गई 1, ये तो वैल्यू हो जाएगी आई, ये तो हो जाएगी -i, और ये हो जाएगा कितना
माइनस ये हो जाएगा -1, ये होगा -1 और ये होगा -i, ठीक है। तो फिर से जीरो हो गया। सिमिलरली पी ऑफ -i रख के देख लो, वो भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स है उससे तो ये डिविजिबल है, इसका मतलब इससे भी डिविजिबल होगा ये ना, सही है। ओके, तो क्या है कि जेड जो है कोई जीरो नहीं है ऐसा बोला है, जीरो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन रियल ऑफ जेड इक्वल्स टू अगर जीरो होता है तो इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर भी कितना होगा, जीरो होगा, ऐसा बोला है। ओके, तो कौन सा भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, कौन सा, ये प्लस आई बी, ठीक है। और ये नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो क्या बोला उसने, रियल ऑफ जेड क्या होगा, रियल ऑफ जेड बोलो, ये के बराबर, ये कैसा है, वो है जीरो के बराबर। मतलब नंबर कैसा बनेगा, ये तो इसके अंदर रहेगा ही नहीं, तो जेड जो बनेगा वो सिर्फ सीधा सीधा क्या बन जाएगा, आई बी बनेगा, ठीक है। जब अब इसका स्क्वायर करना है तो आई जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आई इंटू बी इसका स्क्वायर होगा। तो आई स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये होगा -b²। अब इसका इमेजिनरी नंबर कितना होगा, जेड स्क्वायर कितना आ गया, जेड स्क्वायर आ गया माइनस टाइम्स b²। तो इमेजिनरी ऑफ जेड स्क्वायर कितना होगा, बस जीरो, क्योंकि इसमें इमेजिनरी टर्म है ही नहीं ना, इमेजिनरी टर्म है ही नहीं, तो इसलिए इसका इमेजिनरी टर्म पार्ट कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। ओके, जेड इक्वल्स टू कितना है, ये सिर्फ हम लोग अलजेब्रा देख रहे हैं, अभी ज़्यादा मतलब डीप में नहीं गए हैं, बस बेसिक कैलकुलेशंस पहले कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। जेड कितना है, 4 + i√7 है, और आपको किसकी वैल्यू निकालना है, जेड³ -4 × जेड² -9 × जेड और +91 इसकी वैल्यू निकालना है। और जेड कितना है, जेड है 4 + i × √7 है। क्या यहाँ पे ये वैल्यू जेड रख के इस समय क्यूब करना, स्क्वायर करना और 9 से मल्टीप्लाई करना पॉसिबल है क्या, नहीं, मतलब उतना तो ज़्यादा पॉसिबल नहीं लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, तो छोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मतलब क्यूब कर लिया, स्क्वायर कर लिया, ऐसा करके देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देख लो फिर यहाँ पे कितना होगा, तो स्क्वायर कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जब मैं क्या कर लेता हूँ, देखो यहाँ से समझ में आ रहा है मुझे, जेड स्क्वायर अगर इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे ये जेड -4 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना है, -9 जेड का 9 जेड और ये होगा 91 का 91। अब जेड -4 कितना है, जेड-4 कितना है देखो, तो जेड-4 जब जेड को 4 को इधर लेके आएंगे तो जेड-4 यहाँ से निकल जाएगा, कितना होगा ये, आई टाइम्स होगा √7, सही है। तो ये होगा आई टाइम्स ऑफ √7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये जेड स्क्वायर ये कितना बन जाएगा, आई टाइम्स होगा √7 इंटू माइनस हो जाएगा 9 इंटू होगा जेड और प्लस हो जाएगा 91, सही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जेड है और यहाँ पे भी जेड है, तो जेड कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसा करो नहीं अभी, अब डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, किसका, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, जेड स्क्वायर कर लेते हैं, चलो ना, जेड स्क्वायर कितना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड स्क्वायर की वैल्यू रख देते सीधा सीधा, तो ये होगा 16, फिर 2 टाइम्स इन दोनों का प्रोडक्ट तो हो जाएगा 8√7 इंटू होगा आई, प्लस होगा 2 टाइम्स इतना, प्लस कितना होगा, ये 7i², ठीक है ना। तो 7i² मतलब कितना होगा, -7, तो होगा ये 9, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कितना, 8√7 टाइम्स हो जाएगा आई, ये हो गया जेड स्क्वायर। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आई ऑफ √7 से, तो आई टाइम्स ऑफ √7 इंटू जेड स्क्वायर कितना आ रहा है देख लो, तो ये होगा 9 इंटू √7 इंटू होगा आई, फिर यहाँ पे ये आई इंटू आई स्क्वायर होगा तो मतलब ये नेगेटिव बनेगा, तो ये होगा 8 और ये 7 √7 है, √7 मतलब कितना होगा, √7 का स्क्वायर होगा, तो 8 से 30 56 56 बन जाएगा ये, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर ये होगा 9 इंटू होगा √7 इंटू होगा आई और ये होगा -56, सही है। माइनस अब ये 9 इंटू जेड कर देना है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कितना होगा 9 चौक 36 तो 36 होगा, प्लस कितना आएगा 9√7 इंटू आई होगा, सही है। और इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो -36 9 इंटू होगा √7 इंटू होगा आई और प्लस हो जाएगा 91। तो दिख रहा है ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये 56 और 36 कितना होगा, शायद 2 12 एक, और होगा ये कितना 6 और 3 तो 9, तो होगा -92 प्लस होगा 91, कितना आ रहा है -1। देख लो शायद मेरा कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, -1 आंसर आ जाना चाहिए। मेथड आपको समझ में आ रही है, तो डायरेक्ट इसका क्यूब वगैरह नहीं करो, कुछ थोड़ा सा इसमें जो प्रॉपर्टी है इसकी इस इक्वेशन की वो यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। ओके, अलजेब्रिक ऑपरेशन के बारे में अभी हमने पढ़ा था। अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर आर सिमिलर टू दोज ऑन रियल नंबर्स ट्रीटिंग आई एज अ पॉलिनोमियल। मतलब आई को एक्स मान के चलो, और जो भी लीनियर पॉलिनोमियल में जो भी हम लोग काम कर रहे थे वो सारे इसमें कर सकते हैं। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सेम। इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर आर नॉट डिफाइंड। क्यों डिफाइन नहीं है? क्योंकि आई की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है कितनी है, इसलिए हम लोग इसकी इनइक्वालिटी नहीं देख सकते। ठीक है। और देर इज़ नो वैलिडिटी इफ़ वी से दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ पॉजिटिव और निगेटिव। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का निगेटिव और पॉजिटिव बोलने का भी कोई सेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको आई की वैल्यू मालूम ही नहीं है कितनी है, तो ये जीरो के राइट साइड पे लाई करता है एक नंबर, या फिर जीरो के लेफ्ट साइड पे लाई करता है, ये मुझे पता ही नहीं चलेगा। इसलिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को ग्रेटर देन जीरो बोलना, लेस देन जीरो बोलना, ये महापाप होगा। उसके बारे में हम लोग कुछ बोल ही नहीं सकते। ठीक है ना। मतलब ये जो चीज़ें हैं, यहाँ पे जो लिखा है ना, झड़ की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, कोई मतलब नहीं है। इसमें कॉम इनइक्वल लिखा है, ये मीनिंगलेस होगा। ठीक है ना। और ये भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर रियल नंबर्स होते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल जीरो होता है, तो क्या होगा? ये होगा ए की वैल्यू जीरो और बी की वैल्यू जीरो। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ये जीरो होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है, इक्वेलिटी इन कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 अगर इक्वल है, Z1 और Z2 अगर इक्वल है, तो क्या होना चाहिए? देखो, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा है? ए प्लस आई बी है। ठीक है। और क्या है? Z2 क्या है? सी प्लस अगर आई डी है। ठीक है। और इसके साथ साथ ए, बी, सी और डी, ये चारों के चारों नंबर कैसे बोला गया है? रियल नंबर है ऐसा बोला गया है। अच्छा, इसमें तो कुछ अलग ले लिया है, इसको छोड़ दो। तो ये बी सी डी, अगर ये चारों के चारों रियल नंबर्स है ऐसा अगर बोला जाता है, तब जाके ये जो ए की वैल्यू सी के बराबर होना चाहिए। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के बराबर अगर है, और ए बी सी डी अगर रियल नंबर है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, तो इसका मतलब इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के बराबर हो जाना चाहिए, एंड इसका जो इमेजिनरी पार्ट है इसके इमेजिनरी पार्ट के बराबर होना चाहिए। तब जाके क्या होगा कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगे? इक्वल होंगे। सही है। ठीक है। लेकिन उसके लिए ये सारे जो नंबर्स है वो रियल नंबर होना ज़रूरी है। अगर अब किसी ने बोला है कि यहाँ पे अगर ऐसा बोला गया है कि समझो, मान लेते हैं एक्स प्लस आई वाई इक्वल्स टू कितना आ गया? यहाँ पे आ गया कुछ कितना, थ्री प्लस आ गया टू बी आया गया। ठीक है ना। तो अब एक्स एंड वाई की वैल्यू निकालो बोला गया, एक्स एंड वाई की वैल्यू बोलने के लिए बोला गया। तो एक्स की वैल्यू कितना? थ्री, और वाई की वैल्यू टू बी। ऐसा नहीं बोल सकते हम लोग, क्योंकि बी की वैल्यू जो है ना हमको दिया नहीं ना उसने। अगर बी अगर समझ में आते वन प्लस आई होगा, तो ये तो रियल नंबर भी बदलेगा और इमेजिन नंबर भी बदलेगा। ठीक है। तो ये बी जो नंबर है उसका जो वैल्यू है वो हमको पता होना चाहिए कि क्या है। वो रियल नंबर है, तब जाके हम लोग रियल नंबर को रियल नंबर के साथ कंपेयर करेंगे, इमेजिन नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है। ओके। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है वैसे, तो ये वाला तो आपको हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो लगातार टर्म्स ही दिख रहा है, तो इसका तो आंसर जीरो आ जाएगा। ये 2010, 2011, 2012, 2013, ये भी तो जीरो ही होगा। ठीक है। हाँ, इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर एन फॉर विच वन प्लस आई डिवाइड बाई वन माइनस आई रेस टू एन इक्वल्स टू वन। मतलब क्या है कि वन प्लस आई, वन माइनस आई का पावर जब मैं एन करूँगा तो इसका जो आंसर आना चाहिए वन आना चाहिए, ऐसा बोल रहा है। तो इसका आंसर वन आने के लिए एन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो ढूंढना है आपको। ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम बहुत बार आ चुके थे, तो ये इम्पोर्टेंट है वैसे ना। ओके, सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि नीचे जो वन माइनस आई है ना उसको रिमूव कर देते हैं। कैसे करेंगे? तो इसको रैशनलाइज करके, रैशनलाइज करना मतलब क्या कि उसके अपोजिट साइड से साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे वन प्लस आई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक है। ब्रैकेट का पावर कितना है? एन का एन रहेगा, और इसका आंसर कितना चाहिए अपने को? वन चाहिए। अब ऊपर क्या आएगा? नीचे देखो पहले तो, नीचे कितना आ गया? ये वन का स्क्वायर और आई का स्क्वायर कितना होगा? माइनस वन, तो नीचे आएगा टू। कैसे? वन प्लस वन टू होगा ना, और ऊपर कितना है? वन प्लस आई का स्क्वायर है, तो कितना आएगा? ये वन प्लस आ जाएगा टू आई, प्लस हो जाएगा कितना? आई स्क्वायर। सही है। तो ऊपर कितना आ गया? ये वन और आई स्क्वायर कितना हो गया? वो तो जीरो हो गया, और टू कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आ गया आई। मतलब ये जो लिखा है वन प्लस आई डिवाइड बाई वन माइनस आई, ये सीधा सीधा आई लिखा हुआ है। और जब इसका पावर एन करेंगे, तब इसका वैल्यू क्या आएगा? मतलब देखो, आई का पावर कितना आ गया? एन आ गया।
अब इस n का वैल्यू, अगर n की वैल्यू कितना होती है 2k के टर्म में होती है तो इसका आंसर तो -1 आएगा, और n की वैल्यू अगर कितना होती है 4k के टर्म में होती है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा +1 आ जाएगा। सही है ना? तो इसका मतलब अगर n की वैल्यू अगर मिनिमम चाहिए इसका आंसर 1 निकालने के लिए तो k की वैल्यू कितना 1 रखना पड़ेगा, तो n की वैल्यू कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। सही है, n की वैल्यू अगर 4 होती है तब जाके क्या होगा, ये इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नोट है समझ लो। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर n फॉर विच इसका आंसर 1 आएगा, तो कब, n की वैल्यू 4 पे, अभी अभी देखा हमने। सही है, k की वैल्यू अगर 1 रख देता हूँ तो ये हो जाएगा कितना 1। अच्छा, ये पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू बोला है, अगर k की वैल्यू अगर मैं 0 भी रख देता हूँ तो किसी का भी पावर 0 कितना होता है 1 होता था, लेकिन इसने पॉजिटिव बोला है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर n, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर n, तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं बोला है ना, तो 0 भी तो चलेगा ना। ठीक है ना, तो 0 भी चलेगा। तो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव इंटीजर n कितना आएगा, वो तो 0 आएगा, क्योंकि किसी का भी पावर 0 कितना आता है आंसर 1 आता है। ठीक है, और अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच इज रियल, अच्छा ये सिर्फ रियल चाहिए, रियल के लिए तो -1 भी चलेगा, तो n की वैल्यू कितना, उसके लिए 2, n की वैल्यू जब 2 होगी तो -1 आएगा, रियल है। n की वैल्यू 4 होगा तो +1 आएगा, ये लेकिन n की वैल्यू 4 क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है। अगर नॉन नेगेटिव चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब 0 भी चलेगा ना, और यहाँ पे तो उसने कुछ नहीं बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर n फॉर विच ये जब नंबर है 1 होना चाहिए, तो n की वैल्यू जब 0 रखूंगा मैं तो समथिंग का पावर 0 कितना आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना होना चाहिए इस वाले प्रॉब्लम के लिए 0 होना चाहिए। सही है, लेकिन अगर ये बोलता कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n, ऐसा बोलता तो n की वैल्यू कितना आ जाती है 4 आ जाती है। ठीक है, और अगर ऐसा बोलता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस नंबर इज रियल, ये जो नंबर है अगर रियल रियल होना चाहिए, तो रियल तो -1 को भी 1 भी तो रियल है, और उसके लिए कितना n की वैल्यू 2 पे ही क्या आ रहा था, ये रियल आ रहा था। तो ये तीन चीज़ अपने समझ में आ रही है आपको, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच दिस इक्वल्स टू 1 इक्वल n इक्वल्स टू 4, और अगर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर चाहिए तो n की वैल्यू 0, और अगर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर चाहिए फॉर विच दिस इज रियल तो n की वैल्यू 2 होना चाहिए। सही है, ओके। ये भी तो जीपी है, आप इसको सॉल्व कर लो, जीपी का सम तो आपको मालूम है कितना आंसर आएगा, देख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ आई का पावर पी, आई का पावर क्यू, आई का पावर आर और आई का पावर एस, और पी क्यू आर एस क्या है 4 कंजिक्यूटिव इंटीजर्स है, कितना आएगा 0, बराबर ना, इस बहुत बार बार बोल चुके हैं अब इसको, कंजिक्यूटिव नंबर मतलब आंसर 0। ठीक है, यहाँ पे 2015 2016 2017 2018 ये 4 बार आ गया यार यही प्रॉब्लम। ठीक है ना, यहाँ पे भी तो 2 बार है ना, ये ऊपर भी यही है, वही नीचे भी यही है, ये भी वही है और ये भी वही है, मतलब लगातार 4 नंबर्स पावर, अगर इसके लगातार 4 इंटीजर्स होते हैं तो इसका आंसर हमेशा कितना आएगा, उसका आंसर हमेशा ही आएगा 0। ठीक है, इसमें ही 4-5 प्रॉब्लम हो गई इसके। ठीक है, ओके, सेकेंड वाला देख लेते हैं अभी। अब इसमें के की वैल्यू 0 से लेकर 2016 तक है, आई का पावर के है, और पी की वैल्यू 0 से लेकर 2018 तक है, आई का पावर पी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो नंबर बनेगा ना, तो कैसे बनेगा, एक्स प्लस आई वाई बनेगा। ठीक है, और एक्स प्लस वाई प्लस 2 की वैल्यू ढूंढना है, सीधी सी बात है। ये जो सम है पहले निकाल लो, ये कौन सा सम, समेशन के की वैल्यू कितना 0 से लेकर 2016। ठीक है, और कितना ये आई का पावर के है। ठीक है, तो ये आई का पावर 0 होगा, आई का पावर 1 होगा, आई का पावर 2 होगा, और कहाँ तक, आई का पावर 16 तक, वो 2016 तक। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, ये तो जीपी है, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए की वैल्यू 1 है, आर कितना है, वो तो आई के बराबर है। सही है, तो समेशन कितना आ जाएगा, जीपी का समेशन 1 ये टाइम्स 1 माइनस आर रेस टू एन और डिवाइड बाय 1 माइनस आर, आर क्या होता है रेशो और एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, वो तो 1 के बराबर है, आर कितना है, वो तो आई के बराबर है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2017, क्योंकि 0 से 2016 तक 2017 होंगे, और 1 माइनस हो जाएगा आई। सही है, ये तो हो गया इसका समेशन, इस वाले का, इसका समेशन निकाल लेते हैं, कितना आएगा इसका समेशन, चलो पहले तो उसको सॉल्व कर लेते हैं ना, सॉल्व करके इसका जो कॉम्पैक्ट है आंसर वो याद रख लेते हैं। कितना हो रहा है देख लो, ये आई का पावर 2017, 2017 कौन से टाइप का नंबर है। ठीक है, अगर यहाँ पे 16 होता तो 4 से डिविजिबल हो जाता, एक से ज़्यादा है, तो ये 4n+1 टाइप का नंबर है। सही है, तो 4n+1 टाइप का अगर नंबर होता है तो इसका आंसर आई का पावर 4n+1 का नंबर आंसर कितना आता है, आई आता है, तो 1 माइनस आई 1 माइनस आई कैंसिल हो, कैंसिल कितना आया 1,
मतलब इसका जो आंसर आएगा वो तो आएगा 1। सही है। अब सेकंड का देख लेते हैं। ठीक है। अब इसमें इस नंबर में और इस नंबर में क्या फ़र्क है? इसमें और इसमें सिर्फ 2 नंबर का ही ज़्यादा एक्स्ट्रा है। कैसे देखो, जब मैं इस सीरीज़ को सॉल्व करूँगा ना, आई पी की वैल्यू कितना है? 0 से लेकर कितना है? 2018 तक है। ठीक है। तो ये आई का वैल्यू कितना होगा? आई का वैल्यू पावर कितना है? पी है। तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? आई का पावर 0, फिर आई का पावर 1, फिर आई का पावर 2, चलते जाएगा कहाँ तक? आई का पावर कहाँ तक? ये होगा 2018 तक। सही है, ये वाला। तो ये होगा 2018 तक। ये समझ में आता है आपको? समेशन है ये। समेशन का मतलब कितना होता है? कि समेशन का मतलब जब ये पी जो है, यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू मुझे लीनियरली इंक्रीज करते जाना होता है। कहाँ तक? यहाँ तक। और बीच बीच में हमको क्या देना होता है? एडिशन देना होता है। ठीक है। तो ये हो गया। अभी अभी हमने क्या किया था? इसी का ही समेशन निकाला था, लेकिन कहाँ तक निकाला था? हमने निकाला था 2016 तक। सही है ना, यही तो सीरीज है ना ये। और 2016 तक हमने समेशन निकाला, कितना आया था? वो तो आया था 1। ठीक है, 1 आया था। इसके बाद दो टर्म कौन से बच गए? 2017 और 2018, बस ये दो ही टर्म बच गए थे। समझ में आ रहा है क्या क्या कर रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे जो ऊपर वाला जो सीरीज है उसका समेशन तो मिल गया था 2016 तक, बस दो दो एक्स्ट्रा टर्म अगर लिख लेता हूँ तो इसका आंसर मुझे मिल जाएगा पूरे का। कितना? ये 1। ये नंबर जो है, ये नंबर कैसा है? 2017 कैसा है? 2017 कहाँ से आया? ओके, यहाँ पे कोई बात नहीं, चलो। तो ये कैसा है? 2017। 2017 कैसा है? 4n+1 टाइप का नंबर है। तो 4n+1 टाइप का नंबर मतलब कितना? इसका तो आंसर आएगा आई। और ये कैसा है? ये है 4n+2 नंबर, 4n+2 टाइप का नंबर है। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? ये आएगा -i। तो ये +1 माइनस माइनस -1 ना, ये -1 ना, क्योंकि 4n+2 का कितना आता है? -1 आता है आंसर। तो ये +1 -1 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना आ गया? आई आ गया। इसका मतलब ये है 1, ये है आई। ठीक है। तो क्या नंबर बन गया? x+i y। ये कैसा बन गया? 1+i, इस टाइप का नंबर बन गया। तो इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू कितना आ गई? x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो ये x+y+2 निकाल देना है। तो कितना आ गया आंसर? 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आंसर आ जाएगा। ओके, नीचे वाला देख लो। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1+i⁴n और 1 माइनस i⁴n। ठीक है। तो ये दोनों सेम होने के लिए स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या आएगा वो बताना है आपको। तो 1+i⁴n, 1 माइनस i⁴n। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1+i⁴n और 1 माइनस i⁴n। क्या करेंगे? तो करना पड़ेगा मुझे एक तो ये दोनों तरफ बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ेगा पहली बात, या फिर क्या कर लेते हैं कि इस टर्म को इधर लेके आते हैं। तो क्या बनेगा? ये 1+i डिवाइडेड बाय होगा कितना? 1 माइनस आई। अब इसका ही पावर 2n था, इसका ही पावर 2n था, तो मैं ब्रैकेट का ही पावर दे देता हूँ 2n। सही है। और इस साइड पे क्या बचेगा? इस साइड तो 1 बचेगा। बस अब अभी अभी कर चुके हम लोग ये प्रॉब्लम। 1+i डिवाइड बाई 1 माइनस आई का पावर 2n, 1 आने के लिए, मतलब यही तो प्रॉब्लम था। कहाँ गया? इधर था शायद, ये रहा। 1+i डिवाइड बाई 1 माइनस आई का पावर n इक्वल्स टू 1 आने के लिए अगर मुझे पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो n की वैल्यू तो 4 हो रही थी, और स्मॉलेस्ट इंटीजर चाहिए तो n की वैल्यू तो 0 भी चलेगी। तो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2n, यहाँ पे अगर पावर 4 होगा ना, मतलब 2n की वैल्यू अगर 4 होती है तब जाके इसका आंसर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव। ये नंबर पॉजिटिव बन जाएगा और इसका आंसर कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 1। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितना हो गई? 2 हो गई। समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से दोबारा इसको एक बार कर लो। क्या करो? रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1+i से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। तो नीचे कितना आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब हो जाएगा 2। ऊपर आएगा 1+i का स्क्वायर। सही है। तो ऊपर 1+i का स्क्वायर अगर आए तो 1 स्क्वायर प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर। 1 माइनस आई स्क्वायर तो 0 होगा, और यहाँ पे आएगा 2i। और इसका पावर कितना है? इसका पावर हो गया 2n। तो कितना आ गया? ये तो कैंसिल होके आई का पावर कितना आ जाएगा? 2n आ जाएगा। ठीक है। तो आई स्क्वायर कितना होगा? -1, -1 का पावर n बन गया। अब इसका आंसर 1 आने के लिए n की वैल्यू कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और छोटी इवन नंबर कौन सा है? वो तो पॉजिटिव छोटा इवन नंबर कौन सा है? 2 है। इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? 2 आ जाएगा। सही है। नीचे ये वाला नंबर कैसा है अभी?
ये वाला नंबर भी है 1 + i⁵, 1 + i³ का पावर 3, 1 + i का पावर 5 का पावर 7, 1 का पावर कितना है, 1 + i का पावर 7 का पावर 7 है। बस वही कर लो। i³ कितना होता है, i³ होता है 1 - i बन जाएगा ये 1 + i बन जाएगा, और ये 1 - i बन जाएगा शायद। ये अब निकाल सकते हो आप लोग, 9th 10th 11th 12th कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, सॉल्व करने की कोशिश कर लो। अगली वाली क्लास में मिलते हैं। जय भारत। ये सारे प्रॉब्लम को ट्राई कर लो एक बार, ठीक है ना। ये वाले इतने, और ये वाले, इसमें से कौन से 10th 11th 12th रह गया है, और 9th वाला भी रह गया है। ओके, मिलते हैं। जय भारत अगली क्लास में।